Quick IS. Compose your dream. हेलो दोस्तों, क्विक आईएएस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक के हम लोग जो है लगातार आपको वीडियो पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे और वो भी इंडियन इकोनॉमिक सर्वे की, जो भारत सरकार का सर्वे है। हमने इससे पहले जो है बिहार का बजट और बिहार की आर्थिक समीक्षा और केंद्र सरकार के बजट के बारे में बता चुका हूं। आज की जो क्लास है वो इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है। इसमें 70 क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चन है और ये आंकड़ों पर आधारित सारे क्वेश्चन हैं। पहले हम लोग थोड़ा से जो है चीज़ों को एनालिसिस कर लेते हैं और फिर हम क्वेश्चन की चर्चा एक साथ करेंगे और इसका मैं टेस्ट भी कराऊंगा यूट्यूब पर। तो आप टेस्ट देंगे तो आपके सारे आंकड़े आपको याद हो जाएंगे। पहले हम लोग चलते हैं 31 जनवरी, याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा कब पेश की गई है, 31 जनवरी को, और बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। ठीक है, तो आर्थिक समीक्षा को संसद में प्रस्तुत किया गया। आर्थिक समीक्षा हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो बजट जो हमारा पेश हुआ है वो 2023-24 का पेश हुआ है, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा होती है वो एक साल पहले का होता है, 22-23 का होता है। तो समीक्षा की जाती है कि हमने कितना अचीव किया है और आगे हम कितना अचीव करेंगे, इसी को ध्यान में रख के समीक्षा बनाई जाती है। हम समीक्षा करते हैं। आगे पूछा जाएगा कि आर्थिक समीक्षा कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कि मुख्य आर्थिक सलाहकार, इस बार का जो आर्थिक समीक्षा वो कौन बनाया था, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार, उनका नाम था बी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग के द्वारा यह बनाया गया था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें तो अगर पूछा जाए कि जो है विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट दिया था जो आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि 2022 में ऐसे जो है शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे नागरिक देश के हैं, वो विदेशों में जो काम करते हैं किसी भी देश में और वहाँ से जो पैसा कमा के भेजते हैं, उसे धन प्रेषण कहा जाता है। तो सबसे अधिक पूरे विश्व में सबसे अधिक पैसा हमारे देश में आया है। कितना, तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोगों ने पैसा कमा कर भारत को भेजा है, भारत में भेजा है। तो जो ट्रांसफ़र हुआ है, ये रिपोर्ट विश्व बैंक ने दिया है। नंबर 2 पर कौन है, मैक्सिको, जहां 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वहां पर भेजा गया है वहां के नागरिकों द्वारा। और चीन में जो है 51 बिलियन अमेरिकी डॉलर। तो सबसे नंबर टॉप पे कौन है, भारत है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा हमारे देश में जो एफडीआई आया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं एफडीआई को, तो एफडीआई हमारे देश में टॉप 3 देशों से आया है। नंबर 1 पर है सिंगापुर, नंबर 2 है मॉरिशस और नंबर 3 है यूएई। यहीं से सबसे अधिक हमारे देश में एफडीआई पैसा आया है, निवेश किया गया है। तो टॉप 3 देश याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में टॉप एफडीआई को आकर्षित करने वाले क्षेत्र कौन हैं, तो नंबर 1 है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, नंबर 2 पर है सेवाएं और नंबर 3 पर है व्यापार। तो ये क्वेश्चन आपका एक अलग बनेगा और ये क्वेश्चन आपका अलग बनेगा। और ये सारे डाटा एक बार 2 बार आप जरूर देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा और टेस्ट देंगे तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। आगे आते हैं। विभिन्न देशों द्वारा जो निवल शून्य प्रतिज्ञा ली गई है, निवल शून्य का मतलब होता है जीरो कार्बन का उत्सर्जन। तो जीरो कार्बन का उत्सर्जन सब देशों ने अलग अलग लक्ष्य रखा है। तो भारत के साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो अच्छी कंट्रियां हैं, विकसित कंट्रियां, उनका लक्ष्य क्या है। जैसे भारत का जो लक्ष्य है वो 2070 है, याद रखिएगा। 2070 तक भारत जो है कार्बन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है, जिसे हम एक शब्द में कहते हैं नेट जीरो। इसे नेट जीरो भी कहा जाता है और इसे जीरो कार्बन उत्सर्जन भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बिहार का लक्ष्य क्या है, तो बिहार 2040 में इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा, जबकि भारत 2070 में प्राप्त करेगा। इसके अलावा चीन, रूस, इंडोनेशिया और सऊदी अरब ने 2060 रखा है। तुर्की ने 2053 रखा है। अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, यूरोपीय यूनियन, इसमें जो है आपका यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूके, फ्रांस और इटली ने, जापान और कोरिया ने, दक्षिण अफ्रीका ने और ऑस्ट्रेलिया ने 2050 रखा है और जर्मनी ने 2045 रखा है और बिहार ने 2040 रखा है। इसको अच्छे से रट लीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ डेली टेस्ट होता है, आप टेस्ट दे सकते हैं और सारा पीडीएफ भी आपको वहाँ मिल जाया करेगा, तो आप पीडीएफ भी वहाँ प्राप्त कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर पूछा जाए आपसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, कृषि, औद्योगिक और सेवाएं, ठीक है, तो कृषि क्षेत्र ने कितना डेवलपमेंट किया है 2021-22 से 2022-23 के बीच में। तो जहां 21-22 में जो है कृषि क्षेत्र का जो वृद्धि हुई है, ग्रोथ हुआ है, 3% था, वो बढ़ के 3.5% हो गया, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, तो औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि कम हुई है, 4.1 की वृद्धि हुई है, और सेवाओं में वृद्धि हुई है जो है 9.1 की, जबकि वो 8.4 था। तो ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा डाटाबेस, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। पूछा जाएगा कृषि क्षेत्र ने कितना वृद्धि किया है, उद्योग ने कितना वृद्धि किया है, और सेवा ने कितनी वृद्धि की है, तो ये आपको ये बताना होगा। आगे आते हैं। आर्थिक समीक्षा में ये बताया गया है कि जो नमूना पंजीकरण प्रणाली के अनुसार 2020 की रिपोर्ट हमें देखना है, ये 19 और 20 की 21 से तुलना की गई है। कुल प्रजनन दर कितनी है भारत की, 2.0। ये आपको याद रखना है कि भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। और एक है शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो 28 हो गई है, और मातृत्व मृत्यु दर कितनी है, तो ये 97 हो गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि हमारे यहाँ जो 1 लाख पर कितनी महिलाएं डेथ हो जाता है उनको प्रसव पीड़ा के कारण, तो वो है आपका 97 है। नवजात मृत्यु दर कितना है, 20 है, और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर कितना है, 32 है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि भारत ने 2000 जो आर्थिक समीक्षा में भारत किस क्षेत्र में किस नंबर पर है। जैसे वैक्सीन के निर्माण में भारत दुनिया में पहले नंबर पर है, 2 पहिया और तिपहिया वाहनों के निर्माण में भारत पहले नंबर पर है, और दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। तो 3 चीज़ों में पहले नंबर पर है, और इसी एक जो है टॉपिक से कम आपको जो है यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। पूछा जाएगा इस्पात उत्पादन में भारत किस नंबर पर है, तो भारत अब 2 नंबर पर हो गया है इस्पात उत्पादन में। मोबाइल फ़ोन के निर्माण में हम 2 नंबर पे पहुंच गए हैं। अंडा उत्पादन में हम विश्व में 3 नंबर पे पहुंच गए हैं। ऑटोमोबाइल वाहन के निर्माण में ऑटोमोबाइल कहते हैं, और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हम तीसरे पहुंच गए हैं, और दवाओं के निर्माण में फार्मा उद्योग में हम भी तीसरे स्थान पर आ गए हैं। जबकि गाड़ियों के निर्माण में हम चौथे नंबर पर हैं, और रेलवे नेटवर्क में हम चौथे नंबर पर हैं। तो ये आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में हम 6 नंबर पे आ गए हैं, ये बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हम किस नंबर पे हैं पूरी दुनिया में, तो हम 6 नंबर पर हैं, इसको रट लीजिएगा। और विश्व व्यापार की सेवा निर्यात में हम 7वें पर हैं, मांस उत्पादन में 8वें पर हैं, और विश्व व्यापार के सेवा आयात में हम 10वें नंबर पर हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका याद रखिएगा, एक है आपका वैक्सीन है, एक है दूध का है, एक इस्पात का है, एक मोबाइल का है, एक ऑटोमोबाइल का है, एक रेल नेटवर्क का है, और एक आपका विदेशी मुद्रा भंडार। इसको जरूर अच्छे से रट लीजिएगा, ये कोर एरिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे पूछा जाएगा क्रय शक्ति क्षमता, इसको हम ट्रिपल पी कहते हैं, ठीक है, इसको हम ट्रिपल पी के नाम से जानते हैं। जो है ये परचेजिंग पावर होता है। तो क्रय शक्ति क्षमता के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि बाजार विनिमय के आधार पर हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इसी दो लाइन से 2 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनेंगे। पूछा जाएगा कि भारत किस आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, और बाजार विनिमय दर के आधार पर हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है पूरे दुनिया में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे है, अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अनुमानित व्यय बढ़कर कितना कर दिया गया है, तो जीडीपी का 2.1% कर दिया गया है। ये बात याद रखना कि 2.1% अब हो गया है क्या, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार खर्च करने जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आर्थिक समीक्षा में प्रकाश डाला गया है कि यूएनडीपी के अनुसार, यूएनडीपी जो है, ठीक है, यूएनडीपी ने एक रिपोर्ट दिया है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में 41.5 करोड़ लोग, ठीक है, 2015 से 2019-20 तक गरीबी से उभरे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत जो है 2015 से लेकर 2020 तक भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, तो ये आंकड़ा याद रखना 41.5 करोड़ लोग
गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये डाटा अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस डाटा को बिल्कुल अच्छे से रट लेना। इतने लोग, और किसके अनुसार, यूएनडीपी के अनुसार भारत से इतने लोग जो है बाहर हुए हैं गरीबी से, ये आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है, वर्ष 2023 से 2027 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया है। तो हमारा लक्ष्य है 2070 और बिहार का 2040 है। भारत अपनी जीडीपी के उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 45% कम करेगा। ये भारत ने कहा कि हम उत्सर्जन को तेजी से हम 45% तक घटा देंगे 2030 तक। जबकि पर्यावरण के लिए जीवन शैली लाइफ के रूप में एक आंदोलन शुरू किया गया है। ठीक है, तो उसका नाम रखा गया है लाइफ। ठीक है, लाइफ नामक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है पर्यावरण को जीवन शैली से जोड़ने के लिए। वर्ष 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लक्ष्य राष्ट्र बनाने के लिए हरित राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र कब बनाया जा रहा है? 2047 तक। ऊर्जा स्वतंत्र का मतलब होता है कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहेंगे। किसी देश से हम कोई भी ऊर्जा का चीज निर्यात मतलब आयात नहीं करेंगे। तो हम भारत जो है ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र कब बनने जा रहा है? 2047 तक। और इसके लिए भारत ने क्या प्रयास शुरू किया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाएगा कि 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक लगभग 7,204 मिलियन टन है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक है और उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। ये होता क्या है, जो हमारे यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो कितना कार्बन को खींच रहे हैं, इसी को कहा जाता है कार्बन स्टॉक कहते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश मध्य प्रदेश में वन ज़्यादा है, तो वो वायुमंडल से कार्बन को ज़्यादा खींच रहे हैं, तो इसीलिए ये आंकड़ा आपके पास आया हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 674 हो गई है। ये बात याद रखना। और भारत में तेंदुए कितने हो गए हैं? 12,852 तेंदुए भारत में हैं। पूरे विश्व का 60% से अधिक हाथियों की आबादी भारत में है। ये सिंपल सा आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा। और प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में 315.7 मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। यह फैक्ट आपको याद रखना है। इसकी समीक्षा, आर्थिक समीक्षा में ये बात कही गई है कि भारत में कितना कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। तो 315.7 मिलियन टन का उत्पादन किया गया है। इसके अलावा हमने कितना कृषि निर्यात किया है? तो 2021-22 के दौरान हमने कृषि निर्यात को कितना किया है? तो 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हम उच्च स्तर पर हमने क्या किया है? कृषि निर्यात किया है। तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ा जो है डाटा है। भारत में 44.3 लाख जैविक किसान हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि दुनिया में सबसे अधिक जैविक किसान कहाँ हैं? तो भारत में है। कितना है? तो 44.3 लाख किसान भारत में जैविक किसान हैं, जो दुनिया में नंबर 1 पर है। तो ये डाटा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मार्च 2021 के दौरान अपने 75वें सत्र में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। और मोटा अनाज वर्ष जो है हम मना रहे हैं, और हमने इसीलिए मोटा अनाज को श्री अन्न नाम दिया है बजट में, ये भी याद रखिएगा। सहकारी से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई थी। और याद रखना, सहकारिता मंत्रालय जो है, इसके पहले मंत्री कौन है? तो माननीय अमित शाह जी हैं। ठीक है, तो उनको आप याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना ई नाम के तहत 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को शामिल किया गया है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात वित्त वर्ष 2016 के बाद से सबसे अधिक रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, पॉइंट है, याद रखिएगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है, जिसके हैंडसेट का उत्पादन वर्ष
2021 में 29 करोड़ यूनिट भारत ने किया है। इतना फ़ोन का उत्पादन भारत ने किया है, तो भारत मोबाइल फ़ोन के निर्माण में अब दुनिया में नंबर 2 पे हो गया है। भारत विश्व को सबसे अधिक जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने वाला देश बन गया है, जो मात्रा के आधार पर वैश्विक आपूर्ति का 20% है। ये भी आर्थिक समीक्षा में बताया गया है और ये भी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने जितना महत्वपूर्ण पॉइंट है जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, हम उन्हीं को मेंशन हमने किया है। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत का लक्ष्य 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाना है। डिजिटल का मतलब है ऑनलाइन कर देना है। वैसे भारत का लक्ष्य है 2025-26 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने लक्ष्य कब रखा गया है? 2025 रखा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, 1 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है। इसके अलावा हमने वित्तीय सेवाओं को परिवर्तित करने के लिए 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, वित्तीय सेवाओं को और तेजी से बढ़ाने के लिए। इसके अलावा दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हो गया है 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, और इस मामले में हम दुनिया में 6 नंबर पे पहुंच गए हैं। तो ये दोनों डाटा आपको याद रखना है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। इसके अलावा 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सोलर पार्कों के विकास को मंजूरी दी है, जिसकी कुल क्षमता कितनी है? तो 40 गीगावाट बिजली उत्पादन हो रहा है। आगे इसके जो नीचे है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में कुल विद्युत उत्पादन 100% होता है, तो सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका होता है? तो थर्मल पावर का होता है 59.1% का। थर्मल पावर क्या है? जब कोयले से बिजली उत्पादन की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा कोयले से बिजली उत्पादन होती है 59.1%। दूसरा स्थान है अक्षय ऊर्जा का 27.5%, जो नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। और हाइड्रो, इसे हम जल विद्युत कहते हैं, तो हाइड्रो पावर से 11.7% हम विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। तो 100% में सबसे ज़्यादा हिस्सा थर्मल पावर का है। ये बात याद रखना, ये परसेंटेज आपको याद रखना है। भारत में जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? जलमार्ग की बात हो रहा है, तो भारत में जलमार्गों की लंबाई कुल 14,850 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय जलमार्गों की सबसे ज़्यादा लंबाई पश्चिम बंगाल में है। ये भी याद रखना, ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा याद रखिएगा, हाल ही में 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। तो वर्तमान में भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। ये बात याद रखना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। इसके अलावा भारत में कुल टेली घनत्व कितना है? टेली घनत्व मतलब होता है टेलीफोन का घनत्व कितना है? 84.8%। 100% में से 84, याद रखिएगा, अगर कहीं 100 लोग हैं तो उसमें 84 क्या 85 लोग जो हैं मोबाइल का यूज कर रहे हैं। और दिल्ली में सबसे ज़्यादा घनत्व है 270, और बिहार में सबसे कम है 55.4। तो आपसे पूछा जाएगा बिहार में टेली घनत्व कितना है, तो आप बताना होगा आपको 55.4% है। यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। इसके अलावा 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। हमारे यहाँ याद रखिएगा, हमने 6 साल में 200% ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की वृद्धि हो गई है। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। जून 2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 84 करोड़ ग्राहकों के पास इंटरनेट कनेक्शन पहुंच गया है। ये भी अपने आप में एक डाटा है और आपसे ये भी पूछा जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, और इसके बाद हम लोग इसको टेस्ट भी करेंगे। लेकिन हम लोग पहले क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण 70 क्वेश्चन जो बहुत टॉप के हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित किया गया है? तो यह है 6 से लेकर के 6.8% के बीच में यह अनुमान लगाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? तो 6.4% का अनुमान लगाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता के अनुसार जो है
दुनिया की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो तीसरी, मैंने ऊपर आपको बताया भी था। तो भारत जो है क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो आर्थिक समीक्षा को कितने अध्याय में बांटा गया है? तो ये इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 12 अध्यायों में बांटा गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो सरकार आर्थिक समीक्षा में महंगाई को रोकने के लिए क्या रणनीति अपना रही है? पहला है कपास पर सीमा शुल्क माफ कर दिया गया है, बिल्कुल सही। गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई है, बिल्कुल सही। प्रमुख कच्चा माल फेरोनिनल, कोकीन और कोल इत्यादि पर जो है आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है, यह भी सही है। और डी, इनमें से एक से अधिक, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये सभी उपाय करके महंगाई को रोकने का काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 से 2027 तक कितने पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? 14,500। ठीक है। नेक्स्ट है भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% जो है अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये है आपका याद रखिएगा 50%। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? ठीक है, इसकी घोषणा कब की गई थी? 2022-23 में। ठीक है। नेक्स्ट है प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न उत्पादन किया गया है? तो कितना मिलियन टन उत्पादन खाद्यान्न का किया गया है? 315.7 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया गया है। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि कृषि से जुड़ा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध क्षेत्र में कुल कितना प्रतिशत वृद्धि देखी गई है? तो इसमें वृद्धि जो देखी गई है 3% की, ये भी मैंने ऊपर आपको डाटा दिखाया था। तो ये 3% की वृद्धि कृषि क्षेत्र में हुई है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। किस नंबर पर है? तो भारत दूसरा हो गया है मोबाइल निर्माण में। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो मैंने आपको ऊपर बताया था भारत में सबसे ज्यादा जैविक किसान है, यह भी याद रखना है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक का सबसे अधिक विकास किस राज्य में हुआ है? ठीक, सबसे अधिक किस राज्य में हुआ है अगर ये पूछा जाए, मैंने ऊपर आपको बताया था, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश नंबर 1 पर है और मध्य प्रदेश नंबर 2 पर है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास कितना जो है विदेशी मुद्रा भंडार हो चुका है भारत के पास? तो यह है आपका 562.7 बिलियन जो है अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भारत के पास है और इस मामले में हम 6 नंबर पर पहुंच गए हैं। और अगला क्वेश्चन यही है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक देश बन गया है। ये किस नंबर पर है? तो हम अब हो गए हैं किस नंबर पे? 6 नंबर पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? ठीक है, विदेशी ऋण की बात पूछा जा रहा है, आर्थिक समीक्षा में बताया गया है। तो 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी ऋण हमारे ऊपर हो गया है। नेक्स्ट है कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार यह कितना परसेंट है? तो अक्षय ऊर्जा जो है कितना परसेंट है जो हमारे जो है भारत में बिजली उत्पादन में कुल योगदान दे रहा है? 27.5% का अभी मैंने आपको बताया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऊर्जा से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना है? तो कुल टेली घनत्व कितना है मैंने आपको बताया था और सबसे कम बिहार का है और पूरे भारत का टेली घनत्व है 84.8%। ठीक है, लगभग 85 के आसपास है, इतना टेली घनत्व भारत का है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है, किस नंबर पर है? तो ये 4थे नंबर पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। दूसरा है, कच्चा इस्पात के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल सही। ऑटोमोबाइल में हम तीसरे स्थान पर हैं। बिल्कुल सही। उपयुक्त में से एक से अधिक मतलब सब सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ये भी याद रखिएगा, ऐसे ही वाक्य बना के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो वो है भारत। ठीक है, भारत नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर मेक्सिको है और नंबर 3 पर चीन है। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले 3 देश कौन से हैं? ये भी मैंने आपसे क्वेश्चन ऊपर सब जो बताया था, वो है सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। सबसे ज़्यादा यहीं से एफडीआई हमारे देश में आया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया है? ये भी मैंने आपको ऊपर बताया था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में सबसे ज़्यादा एफडीआई भारत में आया हुआ है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपका 7% का अनुमान लगाया गया है जीडीपी में वृद्धि का। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो पहला राज्य अगर पूछा जाए, वो भी दुनिया का पहला राज्य पूछा जाए, तो वो है आपका कौन सा? सिक्किम है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और सिक्किम पूरी तरह से जैविक राज्य बन भी गया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005-06 से और 2019-21 के बीच में भारत में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं? तो लगभग याद रखिएगा कितने लोग हुए हैं, तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 41 करोड़ के आसपास लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। नेक्स्ट है, वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार की गई थी? बी अनंत नागेश्वरन के अध्यक्षता में, इन्हीं की देखरेख में यह तैयार किया गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी मतलब किसके लिए जारी किया गया? आईएमएफ। तो आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है, और ऐसे ही रिपोर्ट जारी जो होते हैं ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन का लक्ष्य क्या है? अगर हमारा लक्ष्य 70 है 2070, तो ब्रिटेन और अमेरिका का लक्ष्य क्या है? मैंने ऊपर आपको चर्चा भी किया था, तो 2050 में पूरा करना है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है? जो लाइफ प्रोग्राम था जो है शुरू किया गया है पर्यावरण के लिए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदी में है पर्यावरण के लिए जीवन शैली, और इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? तो हाइड्रोजन मैंने ऊपर बताया था, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत जो है हम आत्मनिर्भर ऊर्जा में कब बनने जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा 2047 तक, और 2047 तक हमने विकसित होने का भी लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द JAM का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जन धन आधार मोबाइल। ठीक है, तो फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बजट में आर्थिक समीक्षा में इस शब्द का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च की जीडीपी का कितना % हो गया है? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में पैसा की बढ़ोतरी हुई है, और 2.1% पैसा खर्च हो रहा है किस पर? तो स्वास्थ्य क्षेत्र पर। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सहकार से समृद्ध विजन को साकार करने के लिए किया गया था? सहकारिता मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन ये जरूर याद रखना ये मंत्रालय कब बना है? 2021 में, और अमित शाह इसके पहले मंत्री थे। नेक्स्ट है आपका, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 तक के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने % की वृद्धि हुई है? 200% की वृद्धि हुई है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 31 जनवरी 2023
23 को और 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है। तो कितना विद्युत का उत्पादन हुआ है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और ये है 17.2 लाख जो है मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों या सड़कों का निर्माण किया गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 10,457 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है। तो कितना रेलवे का विस्तार किया जा चुका है। तो याद रखिएगा 68,031 किलोमीटर का जो है हमने रेलवे का विस्तार किया है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा है ये पूछा जाए अगर आपसे, तो ये 332.8 बिलियन डॉलर का जो है हमारा व्यापार रहा है। नेक्स्ट है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन रहा है। अगर आयात पूछा जाए तो ये है आपका 557.7 बिलियन। तो आयात ज़्यादा है और निर्यात कम है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपोर्ट दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये है आपका 225 अंकों की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022-23 के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि दर पर विचार करना है। क्षेत्र है और वृद्धि दर है। पहला है और सही पूछा गया है। तो पहला है कृषि में कितनी वृद्धि हुई है, 3.5 की बिल्कुल सही, उद्योग में 4.1 की बिल्कुल सही, सेवा में 9.1 का हुआ है तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे परसेंटेज के हिसाब से पूछे जाएंगे। आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो गलत होने के चांस ज़्यादा होता है, इसलिए आंकड़े को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है। पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा है आपका भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक हो चुका है। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हम 10वें नंबर पर हैं ना कि 5वें नंबर पर हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका केवल ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार कीजिए। मुद्रास्फीति दर क्या होती है ये हमें पूछा गया है। तो जो इसका जो आंसर है वो पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला कहता है अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4 अनुमानित है। ठीक है, ये पहला ऑप्शन है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो इस तरह आंकड़ा बेस्ड क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट है नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी। तो भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या अगर पूछा जाए कितनी थी तो ये है आपका 117 करोड़ थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत बढ़ गया है। ठीक है, तो कितना परसेंट बढ़ा है उद्योग का, तो ये है आपका याद रखिएगा ये 3.7%। ठीक है, नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में एफडीआई प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना परसेंट हो गया है, कितना गुना बढ़ गया है। तो ये 4 गुना बढ़ गया है एफडीआई प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों को भी इसमें बढ़ाया गया है। तो ये है आपका है 24। तो मेक इन इंडिया में 27 क्षेत्र और 24 उप क्षेत्रों को चुना गया है। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में औसत जीएसटी संग्रह कितना करोड़ हुआ है। तो जीएसटी कितना पैसा संग्रह कर हुआ, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है और यह है 1.49 करोड़ का जो है जीएसटी का कलेक्शन हुआ है। नेक्स्ट है संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 को किसने प्रतिपादित किया है। तो ये वित्त मंत्री, याद रखना वित्त मंत्री द्वारा ही किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही इसको वहां पर प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की विस्तृत प्रस्तुति जनता के सामने पेश किया है।
जो है जनता के सामने इसको किसने पेश किया है? तो डॉक्टर सी अनंत नागेश्वरन ने यही इसको बनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है सी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के औद्योगिक क्षेत्र में 2022-23 में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? औद्योगिक क्षेत्र में पूछा गया है तो 4.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने अप्रैल 2023 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कितने % की आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो 6 से लेकर के 6.8% तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सेवा क्षेत्र में 2022-23 में कितने % की वृद्धि की संभावना की गई है? तो 9.1% की। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कृषि संबंध क्षेत्र में 2022-23 में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? ठीक है, कृषि संबंध क्षेत्र की बात कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5% की। तो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का वृद्धि जरूर याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के राजस्व घाटा में 2022-23 में कितने % की वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है? तो 6.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कुल कितने अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कितना विदेशी मुद्रा डॉलर पहुंच गया है? यह है आपका 563 अरब डॉलर पहुंच गया है विदेशी मुद्रा भंडार। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को बताना है कि सही कथन कौन सा है। ठीक है, पहला है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो इसका जो है पहला तो सही है। दूसरा 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जाता था, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो कभी कभी इतिहास से जुड़े हुए बजट से क्वेश्चन भी आर्थिक समीक्षा से पूछ देते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यह है आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वर्ष की भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास का विश्लेषण करता है और प्रमुख विकास नीतियों पर प्रदर्शन की रूपरेखा देता है और सरकार की नीतिगत पहल अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा आर्थिक सर्वेक्षण में सुझाए गए मुद्दों और सुझावों को भविष्य में सरकार द्वारा लागू किए जाते हैं। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। तो आर्थिक सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है, प्रधान आर्थिक सलाहकार के अनुसार सेवा क्षेत्र में विकास जो कि कोविड-19 महामारी से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है, महामारी से पहले के समय में जहां था उससे थोड़ा ही कम है। ये बिल्कुल सही है। वित्त वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर 2023 और 24 में 6.5% रहेगी। तो कौन सा इसमें सही है? दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये ऐसे ही आंकड़े से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है अगला है, पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सही है, पूछा जा रहा है। पहला है PPP के आधार के मामले में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विनिमय दर में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल सही। GDP के प्रतिशत के तौर पर निजी खपत वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 5.8% रही है, जो कि 2013-14 के बाद दूसरी तिमाही में सबसे ज़्यादा है। ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा 2021-22 में इस क्षेत्र में 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, इस तरह बड़े बड़े क्वेश्चन डाटाबेस भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2000, अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2023-24 में GDP का विकास दर 6 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है, जो वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल जो है आपका ये सही है। दूसरा है आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में 2024 में सांकेतिक रूप से 11 और वास्तविक रूप से 6.5 की बेस लाइन GDP वृद्धि का अनुमान लगाया गया। बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को चुनाव करना है। ठीक है, सही कथन कौन सा है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति वर्ष 2023 के दौरान काफी सुदृढ़ हो गई, जो कि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ते प्रत्यक्ष करों और GST के से होने वाले राजस्व में तेज उछाल और बजट में यथार्थवादी अनुमान लगाने से ऐसा संभव हुआ है। बिल्कुल सही। चालू वित्त वर्ष में प्रथम 8 महीनों के दौरान प्रत्यक्ष करों में वृद्धि
प्रत्यक्ष करों में वृद्धि दरअसल इसके दीर्घकालीन औसत से काफी अधिक रही है। ये भी बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो को संकल्प व्यक्त किया है। बिल्कुल सही। भारत अपनी जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 2030 तक 45% कम करेगा। ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ये सब चर्चा मैंने ऊपर आपसे किया भी है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखना, यह गरीबी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला है, आर्थिक समीक्षा में बहुआयामी गरीबी सूचकांक यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार जो रिपोर्ट आई है उसमें 21.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है। ये गलत है। ठीक है, 41 हो गया है, वो 21 नहीं है। दूसरा है, असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसे ई श्रम पोर्टल कहा गया है, उसे आधार से लिंक किया जाएगा। ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका पूछा जा रहा है कौन सा इसमें सही होगा। ठीक है, तो हम जो पहले इसको आंकड़े को देख लेते हैं। पहला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 जनवरी 2023 से एक वर्ष के लिए लगभग 81.4 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न मिला है। बिल्कुल सही। आर्थिक अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन और सामुदायिक खेती के लिए 13,681 करोड़ रुपए मंजूर किया गया है। बिल्कुल सही। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना ई नाम से 1.74 करोड़ किसानों और 2.39 लाख व्यापारियों को ऑनलाइन जो है ये प्रणाली लागू की गई है। बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है। ठीक है, तो इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2020 से 43 महीने के लिए PMI निविदा विस्तार सेवा में कामयाब रहा। औद्योगिक विस्तार सूचकांक में उत्साहवर्धन वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो इसका जो है ये पहला हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा है, इलेक्ट्रॉनिक के निर्यात में वर्ष 2019 में 4.4 बिलियन डॉलर से वित्त वर्ष 2022 में 11.6 बिलियन की लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पीएम किसान के अप्रैल जुलाई 2022-23 के भुगतान चक्र में इस योजना के तहत लगभग कितने करोड़ किसानों को कवर किया गया है। तो कितने किसानों को कवर किया गया है, तो 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के ई कॉमर्स बाजार के वर्ष 2025 तक हर साल कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ई कॉमर्स बाजार के बारे में बात कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 18% की वृद्धि के साथ भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक बढ़ेगा। तो इतने ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा से थे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।